हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए आज फिर से जो है सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 लेके चलते हैं आप लोगों को। इसमें लिखा है 2 तक हो गए थे खंड सा, आज आपको जो है कंटिन्यू कराएंगे। इसमें लिखा है ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर में है इसलिए जो है केवल इतना ही लिखा है, वैसे काफी बड़ा है ये टॉपिक। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है? विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब लिखा है कि ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से एक परमाणु से अन्य परमाणु में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एक दूसरे से ऐसे काफी पास होते हैं इनके परमाणु। ठीक है। अगला लिखा है कि रदरफोर्ड के अल्फा विकिरण प्रयोग के निष्कर्ष। सेट नंबर 3 में चौथे के खा में हमने करा दिया है। इससे पता लगता है कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है और परमाणु की त्रिज्या कितनी बड़ी होती है और कहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहां पर प्रोटॉन होते हैं। अगला हमसे पूछ रहा है कि यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संगत डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान हो तब दोनों में किसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी? हमसे ये पूछ रहा है किसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अच्छा, लगभग न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान और प्रोटॉनों का द्रव्यमान लगभग एक समान होता है। तो इसलिए हम लगभग क्या मानते हैं? ये एक दूसरे के बराबर मानते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला इसी को हम हल करेंगे। अभी इसमें लिखा हुआ है ये देखिए। अब अच्छा सूत्र होता है कि लैम्डा बराबर h अपान में 2m/k। तो इसलिए हमारे पास लैम्डा प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा? h अपान में 2m प्रोटॉन इनटू में k प्रोटॉन। ये हमसे पूछ रहा है किसका ज्यादा होगा। ठीक है। तथा ये न्यूट्रॉनों की बात कर रहा है तो लैम्डा न्यूट्रॉन 2m इनटू में km इतना हो जाएगा। ये तो आप कर ही चुके हैं। अब इन्होंने कहा है कि ये एक दूसरे के बराबर हैं, यानी कि इनकी संगत डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समान है। प्रश्नानुसार क्या कर देंगे हम? प्रश्नानुसार लैम्डा प्रोटॉन बराबर किसके है? लैम्डा न्यूट्रॉन के। यह मिटा देते हैं अभी, इसका वैसे कोई काम नहीं। यहां से हम मान रखेंगे h अपान में 2m प्रोटॉन इनटू में k प्रोटॉन, सामने h अपान में अंडर रूट 2m न्यूट्रॉन इनटू में k न्यूट्रॉन। h से h चला जाएगा। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 1/2m p इंटू में kp और सामने 1/2m n इंटू में kn। 2 से 2 कट जाएगा। चूंकि mp बराबर क्या होता है? mn होता है, तो ये भी हम काट सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? kn इधर हो जाएगा और kp इधर हो जाएगा। तो दोनों की गतिज ऊर्जा एक समान होगी। क्या लिखेंगे? अतः दोनों की गतिज ऊर्जा एक समान होगी या समान होगी, यह आप लिख देना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित होती है। उसी बैटरी से एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करती है। चलिए ठीक है, ये भी आप लिख लेना। अगला लिखा हुआ है, वो भी देखते हैं। घा, तीसरे का घा। अब देखिए, चूंकि R1 का मान कितना है? 4 ओम और R2 का मान दिया रखा है 9 ओम। ठीक। बैटरी एक ही है लेकिन तार अलग अलग है। तो E1 और E2 ये दोनों एक समान होंगे। R1 और R2 स्मॉल R1 R2 एक समान होंगे। अब कह रहे हैं चूंकि ऊष्मा दोनों की एक समान है। अब आपको शायद सूत्र पता हो, I² RT होता है। और यहां से हम क्या कर सकते हैं?
I1 स्क्वायर R1 T सामने I2 स्क्वायर R2 T। T दोनों में एक समान है, इन्होंने कहा है कि T जो है समान है, इसलिए हमने दोनों में T लिखा है, T से T कट जाएगा। एक बात और पता है हमें, ये होता है E अपॉन में R प्लस R। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर E अपॉन में R प्लस R का स्क्वायर इंटू में R1 सामने क्या हो जाएगा E बटे में R प्लस R। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इंटू में R2। इतनी बात आप पहले ध्यान से। अगली चीज इसमें मान रखेंगे जब हम, तो दोनों में जब हम मान रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहां से देखिए E ऐसे ही रहेगा R E स्क्वायर R1 बटे में R1 प्लस में R स्क्वायर सामने E स्क्वायर R2 बटे में R2 प्लस में R स्क्वायर। E स्क्वायर से E स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मान रखेंगे R1 का मान है हमारे पास 4 प्लस 9, यहाँ है 9 और 9 प्लस R। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर अच्छा लगाइए, स्क्वायर लगा है, हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस R का स्क्वायर बराबर में 9 और 9 प्लस R का स्क्वायर। अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लिया है तो अंडर रूट लेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और इसका स्क्वायर लगा है, इसका वर्गमूल केवल 4 प्लस R आ जाएगा। ऐसे ही 9 का होता है 3, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 9 प्लस R हो जाएगा। ये आप इतना स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हल करते हैं उसके आगे। ये देखिए बहुत आसान सवाल है। अब इसमें लिखा है इसकी गुणा हम इससे करा देंगे, इसकी गुणा इससे करा देंगे। यहाँ हो जाएगा तो 9 प्लस R सामने 3 4 प्लस R, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 ने 18, तो ये 1 प्लस ये देखिए 9 2 ने 18 प्लस का 2R सामने 3 चौक 12 प्लस में 3R। यहाँ ये 18 माइनस का 12 सामने 3R माइनस 2R, तो यहाँ हो जाएगा 6 और सामने R, तो स्मॉल R का मान आ जाएगा 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल पढ़ते हैं। अगले सवाल में लिखा है खंडदार आवेश Q को स्मॉल r तथा कैपिटल R त्रिज्याओं के दो संकेंद्रित खोखले गोलों पर इस प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर हो। उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी हम करेंगे। देखिए चलते हैं खंडदार की ओर। क्या कह रहा है, खंडदार में दो संकेंद्रित गोले, ये स्मॉल r का है और ये कैपिटल R का है। इन्होंने कह दिया है कि कैपिटल R जो है बड़ा होना चाहिए स्मॉल r के। ये कौन सा है सवाल, ये चौथे का है, चौथे का। तो यहां से क्या हो जाएगा स्मॉल r, ये हो जाएगा कैपिटल R। अब Q को वितरित करना है। Q वितरित हो गया है Q1 और Q2 के रूप में, इसे समीकरण 1 बनाएं। चलिए अब इन्होंने कहा है कि संकेंद्रित गोलों पर इस प्रकार से वितरित किया जाता है ताकि उनके आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर हो। प्रश्नानुसार सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 के।
क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ के क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, सामने Q2 अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 बटा 4 पाई R1 स्क्वायर, Q2 बटा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास जो Q1 की वैल्यू आएगी वो कैपिटल R इधर आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा। ठीक, ये अभी Q1 का मान आया, अभी हम Q2 का भी मान लगा लेंगे। ये इसमें रखेंगे समीकरण 1 में। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए Q1 का मान समीकरण 1 में, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो कैपिटल Q बराबर Q R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, साथ में Q2 प्लस में Q2, ये इसमें मान रख दिया ये वाला। यहां से जब हम R स्क्वायर Q2 इसकी गुणा इससे करा देंगे, R स्क्वायर Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इतना भी ले सकते हैं। चाहो तो Q बराबर या इसकी गुणा इससे करा दो, QR स्क्वायर सामने हो जाएगा R स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, और यहाँ से Q2 हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से Q2 कॉमन निकालेंगे। हमारे पास जो बचेगा Q2 बराबर QR स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर, ये हमारे पास जो है Q2 की वैल्यू आ जाएगी, Q2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम Q1 का मान यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना देखिए, अतः Q1 हमारे पास क्या है, R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, और साथ में क्या है Q2 का मान रखने पर, जब हम Q2 का मान रखेंगे तो R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, फिर Q2 का मान क्या है, QR स्क्वायर, ये हो जाएगा QR स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 बराबर हो जाएगा Q R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास Q1 का मान आया है और Q2 का मान आया है, वैल्यू सब एक जैसे, केवल यहाँ कैपिटल R है, यहाँ स्मॉल r है। अब हमें क्या करना है, उसके केंद्र पर उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो केंद्र पर उभयनिष्ठ विभव जो होता है वो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए। अतः केंद्र पर विभव V बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2। B1 का मान अगर आप ध्यान से देखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, B1 है तो Q1 है, और Q1 है तो कैपिटल R है, प्लस में 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 और बटे में R स्मॉल r, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा हमारे पास Q1 अपॉन में R, Q2 अपॉन में R। अब हम Q1 और Q2 का मान रखेंगे, इतना आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं या तो वीडियो पॉज कर करके उतारते भी जाएं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, Q1 का Q2 का के मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे तो 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान कितना है
Q1 का मान था कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर और R स्क्वायर, ठीक है, और बटे में क्या है R। यहाँ हो जाएगा कैपिटल Q R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और फिर क्या है स्मॉल r। एक आप से एक r कट जाएगा, एक आप से एक r कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास b की वैल्यू आएगी, ऊपर से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से q का मान आ जाएगा, r स्क्वायर रह जाएगा, अंदर बचेगा r प्लस r, यही तो बचेगा हमारे पास। चलिए ठीक है, फर्स्ट यही आंसर हो जाएगा, केंद्र पर यही आंसर हो जाएगा, ठीक, ये निकालना था, ठीक है। अगर हमसे पूछ रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके दो अभिलक्षणों को लिखिए, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे और अभिलक्षण इसके हम पिछले सेट में अभी देखकर बताते हैं। कब लिखाया था, चलिए ये नहीं लिखवाया था, इसमें चेक करा, पीछे नहीं लिखवाया, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है तो इसके बारे में हमने लिखवाया था। तो हम ये पूरा क्वेश्चन करवा देते हैं, चौथे का ख। तो आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आप इसमें लिखेंगे ऊर्जा का तरंगों के रूप में प्रसारित होना क्या कहलाती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है, तरंगे कहलाती है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि इसके दो अभिलक्षण लिखें, यानी कि गुण लिखें। तो सबसे पहला गुण क्या है, ये त्वरित आवेश उत्पन्न करती हैं, दो ही लक्षण पूछ रहे हैं। दूसरा है इनके संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की पदार्थिक यानी पदार्थ वाले माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला पूछ रहा है बायो सावर्ट नियम क्या है। चलिए, इसकी सहायता से वामादर्शी धारावाही रूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा सूत्र के दिशा, चलिए ये लिख देते हैं, जैसे वीडियो छोटी। बायो सावर्ट नियम क्या है ये हम आपको बताते हैं। ऐसे देखिए, बायो और सावर्ट दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसी चालक में प्रवाहित धारा से संबंधित, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया था दोनों ने मिलकर, जिसे हम बायो सावर्ट नियम के नाम से जानते हैं। उनका ये समीकरण है, इसमें लिखा हुआ है, जो लिखा है वही हम आपको बता देते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण आंशिक चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती तथा चालक की आंशिक लंबाई यानी अल्पखंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, और चालक से उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये चालक है, ये कोई चालक है, इसमें धारा I प्रवाहित है और इसके अल्पखंड की लंबाई मान लिया हमने dl है कि यहाँ से यहाँ तक की। अब इसके कारण इसके चारों जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो dv होगा, क्योंकि अल्पखंड d ले रहे हैं। तो इसके बीच में ये कोण थीटा है, ये क्या है r, ये दूरी है। तो इसके वर्ग के, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब उसके बाद हमारे पास ये फाइनल समीकरण बन के आती है।
तो यहाँ से अनुप्रवाहगति का चिन्ह हटाते हैं, कोई चुंबकीय नेतांक म्यू नॉट अपान में 4 पाई लेते हैं, इसका मान होता है 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसका मान। तो इसी के कारण इसमें जो है डेरिवेशन पूछ रहा है हमसे। तो डेरिवेशन क्या है, पूछ रहा है कि इसकी सहायता से वामावर्ती धारावाही लूप की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र एवं दिशा प्राप्त कीजिए। चलिए ये भी देखते हैं। अक्ष पर, तो अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वामावर्ती धारा। वामावर्ती मतलब कि धारा इधर से इधर ऐसे रहेगी। ठीक है, इसका अक्ष ये है, यहाँ पर कहीं पर अक्ष है जिसकी बिंदु P है और ये दूरी हमने x मान ली, ये O हो गया, इसकी त्रिज्या हमने a मान ली। यहाँ से अगर यहाँ पर ये दूरी मिलाएंगे तो ये हम मानेंगे r। r बराबर क्या होता है, पाइथागोरस पढ़ने से, अगर ये a है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर ये चालक में ये इसका जो है dl है, इसकी दिशा जो है हमने इधर घुमा दी। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा हम बताएंगे। इसमें क्या है, ये थीटा है, तो हम क्या करेंगे, बायो सावर्ट नियम से बायो सावर्ट नियम से क्या करेंगे, ये जो dv हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र B निकालेंगे, तो B बराबर हो जाएगा dV का समाकलन। यहां से जब हम dV का समाकलन करेंगे तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई, केवल dl बाहर अंदर रहेगा, बाकी सब ये बाहर जाएगा। म्यू मतलब कि साइन थीटा अपान में r स्क्वायर और फिर पड़ोस में dl। अब चूंकि dl बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है, लेकिन यहाँ त्रिज्या हमने a ली है तो यहाँ a हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, म्यू नॉट i बटे में 4 पाई और फिर ये क्या है साइन थीटा। साइन थीटा की जगह क्या लेंगे हम, अच्छा अभी साइन थीटा ऐसे ही रहने दो, बटे में r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 पाई a। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने लंब क्या हो गई हमारे पास a, और कर्ण क्या हो जाएगी हमारे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। थोड़ा पीछे हटाते हैं, a बटे में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट i बटे में 4 r स्क्वायर और फिर यहाँ हो जाएगा a बटे में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट और गुणा में 2 पाई a। यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, 2 2 जा 4, यहाँ जाएगा म्यू नॉट आई a बटे में 2, ऐसे ही r की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए अगर r स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और ये रूट का मतलब होता है कि ये होती है आधी घात, ये होती है आधी घात, यहाँ हो गई 1 घात। तो 1 घात और आधी घात कितनी हो गई, 1.5 घात, यानी कि 3/2। 1.5 घात का मतलब है 3/2 म्यू नॉट आई a। अच्छा हाँ, ये वाला भी a रह गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर की घात 3/2। यही हमारे पास जो है अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला सवाल इसमें लिखा है, ये चित्र दिया रखा है, चित्र थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर माइनस दिया रखा है वो भी गलत है, थोड़ा चित्र जो है अधूरा दिया रखा है, तो आप ये सही कर लेना, किताब अपना। सबसे पहली चीज हमसे पूछ रहा है कि दहली आवृत्ति क्या होगी, तो दहली आवृत्ति देखिए जहां से शुरू होती है, कहां से, यहां से शुरू होती है, तो वहीं से हम जो है बताएंगे। 1 मिनट, कुछ और गड़बड़ है किताब, हाँ 3 से शुरू हो गई। यहाँ क्या है 3 2, ये 1 है
4 5 ऐसे डेड डैश, तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ 3 से शुरू हो रही है। तो दहली आवृत्ति जो है न्यू बराबर होगी 3 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज। पहली बात यहाँ से शुरू हो रही है दहली आवृत्ति। दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है कि प्लांक नियतांक क्या होता है। कार्यफलन और फिर उसके बाद प्लांक नियतांक पूछ रहा है, ठीक है। तो हमसे जो कार्यफलन पूछ रहा है, कार्यफलन वो W पूछ रहा है। W कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से कार्य करना शुरू कर दिया, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसे अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ये कट जाएगा। अगर हम इससे इसे काटेंगे तो 20 और बटे में 16, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 से जब इसे काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज हमसे पूछ रहा है कि प्लांक नियतांक का मान क्या होगा। तो प्लांक नियतांक का मान जो ज्ञात करते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ चित्र बना चुके होंगे, देखिए। तीसरी चीज प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक में हो जाएगा, देखिए H बराबर हो जाएगा न्यू कहाँ से शुरू है, 12 में से 3, एक मिनट, हाँ 12 माइनस 3 गुणा 10 की पावर 14। यहाँ क्या हो जाएगा, इधर था 6, तो 6 उल्टा हो गया, 6 ऊपर रहेगा, 6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 और 12 माइनस कहाँ तक 3 तक गुणा में 10 की पावर 14। ये देखिए आंसर हो जाएगा। यहाँ से 6 गुणा 10 की पावर 14 ऊपर जाएगा माइनस में, 19 और 14 33 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 12 3 है 9, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो हम इसे काटेंगे, 6 0.66 गुणा 10 की पावर माइनस 35 या 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। ये आपका जो है इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल हमसे पूछ रहा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, ये क्या होता है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। आपको ये सूत्र पता होगा, E2 बटे DI1 होता है 1/dt। तो हम इसमें DI1 बराबर 1 एम्पियर पर सेकंड माने तो M बराबर क्या हो जाएगा, E2। अतः प्राथमिक कुंडली में एकांक समय में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। आइए अब इसके साथ में सवाल लिखा हुआ है, वो भी हल करते हैं। इसमें लिखा है I का समीकरण दिया रखा है, प्रवाहित होने पर स्थित द्वितीय कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक 5 पाई वोल्ट है। तब जो है इन कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान क्या होता है। चलिए ये देखते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान क्या होता है। तो हमने क्या किया, पहले DI/dt निकाल लिया। तो D/dt I का मान हमारे पास क्या है, 10 sin 100 पाई t। यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 बाहर निकाल देंगे, केवल हम करेंगे D/dt sin 100 पाई t का अवकलन। यहाँ से 10 ऐसे ही रहने देंगे। साइन का हो जाता है cos 100 पाई t और फिर साथ में इसका होता है, ये आ जाता है हमारे पास 100 पाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, D/dt की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास क्या आएगी, 1000 पाई cos 100 पाई t। अगर हम केवल गुणांक लेंगे, गुणांक, अब यहाँ पर इसे हम क्या मानेंगे, I, इसे मानेंगे I0। तो इसलिए m बराबर क्या हो जाता है, m बराबर हो जाएगा E/में I की जगह पर DI/dt की जगह पर हम I0 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा
5 और बटे में 1000 पाई, इससे ये कट जाएगा तो 5 और ये 10 की पावर 3 ऊपर पहुंच जाएगा, ये एम्पियर हो जाएगा। यही आंसर है। तो इसके आगे के जो पार्ट है वो हम आगे अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई। तब तक के लिए धन्यवाद।